हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है इंजन वाल्व। आज हम इंजन वाल्व के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनका क्या कार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वाल्व से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंजन में वाल्व का क्या कार्य है। तो देखिए, वाल्व जो होता है यह हमारे इंजन का संबंध वायुमंडल से जोड़ने और तोड़ने का कार्य करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे घर में गेट काम करता है कि जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि किसी कमरे को बंद कर सकते हैं, और यदि ये गेट बंद कर दिया जाए तो वहां पर हवा जो है वो आनी जानी बंद हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप गेट खोल देंगे तो वहां से हवा वापस से आनी जानी शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से इंजन में भी हम जो यह वाल्व है यह काम में लेते हैं। उपयोगिता के आधार पर यह वाल्व दो प्रकार के होते हैं, इनलेट वाल्व या इनटेक वाल्व व एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व यह हमारे इंजन में शुद्ध हवा को अंदर प्रवेश करवाने में मदद करते हैं, और एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं यह जली हुई गैसों को धकेलने में या बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए इन्हें पहचानते हैं कि यह कैसे पता चलेगा कि इनलेट वाल्व है या एग्जॉस्ट वाल्व है। तो यहाँ मेरे आपके सामने देख रहे हैं आप कि यहाँ दो तरीके के वाल्व हैं। एक का हेड आपको बड़ा मिलेगा और एक का हेड आपको यहाँ छोटा दिखाई दे रहा है। बड़ा हेड वाला जो वाल्व है यह इनलेट वाल्व है, छोटे हेड वाला जो वाल्व है यह एग्जॉस्ट वाल्व है। बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि शुद्ध हवा भारी होती है और सिलेंडर में सबसे ज्यादा हमें शुद्ध हवा चाहिए होती है, क्योंकि हमारे इंजन की जो पावर होती है वह शुद्ध हवा पर ही निर्भर करती है। सिलेंडर में जितनी ज्यादा शुद्ध हवा भरेगी तो हमें पावर भी उतनी अधिक प्राप्त होगी। यहां पर हम बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व की। तो एग्जॉस्ट क्योंकि जलने के बाद गैसें हल्की हो जाती है तो उन्हें कम रास्ता भी काफी होता है बाहर निकलने के लिए, तो इसीलिए हम वहां पर छोटा वाल्व एग्जॉस्ट प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाल्व पार्ट नेम की, कि वाल्व के जो भाग हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आगे वाले भाग की। यह जो भाग है यह हमारे हेड के नाम से जाना जाता है, इसे हम वाल्व हेड के नाम से बुलाते हैं। वाल्व हेड के बाद एक भाग आप देखेंगे, यह मोटाई वाला भाग, यह मार्जिन के नाम से जाना जाता है। ये जो भाग है यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग होता है यह मार्जिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ देखते हैं, ये जो टेपर वाला भाग है यह वाल्व शीट के नाम से जाना जाता है। वाल्व शीट पे बैठता है ये, वाल्व फेस के नाम से भी इसे बुलाते हैं। वाल्व फेस जो होता है यह आपका 35 से 45 डिग्री रखा जाता है ताकि यह वाल्व शीट के ऊपर बैठ सके। तो यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वाल्व शीट जो होती है ये सिलेंडर हेड पे बनी हुई होती है, उसके ऊपर यह शीट बनाई जाती है जिसपे जाकर के यह हिस्सा बैठता है। तो इसीलिए हम इसको वाल्व फेस के नाम से बुलाएंगे, ना कि शीट के नाम से। आगे हम बात करते हैं कि ये जो हिस्सा है जहां आप देख रहे हैं कि यह एक छड़ के साथ यहां पर इसे जोड़ा गया है, यह इसकी नेक के नाम से जाना जाता है। तो वाल्व नेक के नाम से इसे बुलाएंगे। इसके बाद इसे स्टेम कहेंगे हम, यह एक छड़ जो आपको दिखाई दे रही है इसे वाल्व स्टेम के नाम से बुलाएंगे। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि एक छोटा सा ग्रूव काटा गया है, यह लॉकिंग ग्रूव के नाम से जाना जाता है, जिसपे हम कटर लॉक पिन बिठाते हैं। इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा होता है यह हमारा वाल्व टिप के नाम से जाना जाता है। वाल्व टिप और रोकर आर्म टिप के बीच में हमारा टेपिड क्लीयरेंस सेट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वाल्व के मटेरियल की। चूंकि जो वाल्व होते हैं यह कार्य के आधार पर ही इसके जो मटेरियल है उनका चयन किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इनलेट वाल्व की। तो इनलेट वाल्व जो होता है इसे शुद्ध हवा के संपर्क में रहना पड़ता है, या हम ये कहें कि यह ठंडी हवा के ही संपर्क में रहता है, इसीलिए इसको ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसीलिए हम इसे निकिल क्रोमियम अलॉय स्टील का जो है बनाते हैं, या हम ये कहें कि इसे बनाने के लिए हम निकिल क्रोमियम अलॉय स्टील को काम में लेते हैं। जबकि एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है यह जली हुई गैसों के संपर्क में कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से इसके जलने के, इसके खराब हो जाने के या इसके फेल करके बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो हम इसीलिए वहां पर इसका जो मटेरियल है वह इस प्रकार का लेते हैं कि जिसमें इन सभी को सहने की संभावना अधिक है। एग्जॉस्ट वाल्व बनाने के लिए 3 तरीके के मटेरियल कौन कौन से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलिकॉन क्रोम अलॉय स्टील, एस्टेनेटिक स्टील और क्रोम मोलिब्डेनम स्टील। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के मटेरियल एग्जॉस्ट वाल्व को बनाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं यह सोडियम कूल्ड भी प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि
बीच में जो इसकी स्टेम होती है इसमें ड्रिल करके इसमें सोडियम भर दिया जाता है, उसके बाद इसे जोड़ दिया जाता है और यह जो सोडियम होता है यह इस वाल्व को ठंडा रखने में मदद करता है। इस तरीके के वाल्व ऐसे इंजनों में काम में लिए जाते हैं जो काफी समय तक लगातार चलने होते हैं, तो उसमें इन वाल्वों के फैलने के या इनके जल जाने के बाद खराब होने के चांसेस अगर ज्यादा हैं तो सोडियम कूल्ड वाल्वों का वहां पर उपयोग किया जाता है और इन समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं वाल्वों के प्रकार की। तो वाल्व जो होते हैं इनके प्रकार यह साधारणतः 4 प्रकार के काम में लिए जाते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा वाल्व आपके ये पॉपेट वाल्व काम में लिए जा रहे हैं। यह पॉपेट वाल्व जो होते हैं अपनी शीट पर बैठते समय पटपटाते हैं, इसीलिए इन्हें पॉपेट वाल्व के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वाल्व यह स्टैंडर्ड वाल्व है, मतलब पॉपेट वाल्व में भी एक प्रकार है स्टैंडर्ड वाल्व। इससे पहले 2 स्ट्रोक जो गाड़ियां आती थी उनमें हम जो है ट्यूलिप वाल्व प्रयोग में लिए जाते थे। ट्यूलिप वाल्व में बीच में इसमें एक फ्लोट होता था, एक कंबशन दिया जाता था ताकि यहाँ पर हवा को आसानी से जलाया जा सके, साथ में जो गर्मी है उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, ठंडा रखा जा सके, तो इसीलिए उसके बीच में एक छोटा सा कंबशन चेंबर दिया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की जो कि आता है रीड वाल्व। यह 2 स्ट्रोक इंजनों में काम में लिया जाने वाला वाल्व है। ज्यादातर हम थ्योरी में यह बताते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि क्रैंक केस में जब यह शुद्ध हवा जाती है तो उस समय जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है तो उस समय यहां पर बैक कंप्रेशर बनता है, मतलब नीचे से यह प्रेशर ऊपर की तरफ जाने वाला होता है। अगर वहां पर कोई रास्ता ऐसा नहीं हो जिसे बंद किया जाए तो यह हवा सीधी वापस हमारे कार्बोरेटर से बाहर निकल जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए वहां पर रीड वाल्व लगाया जाता है। यह 1 वे वाल्व होता है, यह सिर्फ हमारे कार्बोरेटर के नीचे लगाया जाता है। तो जैसे ही नीचे वैक्यूम होता है तो यहां आप देख रहे हैं कि यह पत्ती के द्वारा जोड़ा गया, ये फ्लेक्सिबल पत्ती होती है, इस तरीके से ये खुल जाती है। जब वैक्यूम होता है यहाँ पर नीचे तो यह ब्लेड नीचे की तरफ आ जाती है, अपनी शीट से हल्की सी उठ जाती है। जैसे ही अपनी शीट से उठ जाती है तो हमारा जो शुद्ध चार्ज होता है यह क्रैंककेस में प्रवेश कर जाता है और जैसे ही नीचे की तरफ जब पिस्टन दबाव लगाता है तो यह अपनी शीट पर बैठ जाता है। नीचे का हिस्सा चूंकि यह हमारे हार्ड रबड़ का बनाया जाता है जिसकी वजह से यह अपनी शीट पर चिपक करके बैठ जाती है और इसकी टेंशन के लिए यहां पर एक स्टील की बनी हुई जो प्लेट है यह बनाई जाती है जो कि हर समय इसके ऊपर एक दबाव बना के रखती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की जो कि आता है स्लीव वाल्व। देखिए स्लीव वाल्व का मतलब बिल्कुल वही है सिलेंडर वाल्व। स्लीव को सिलेंडर या सिलेंडर को स्लीव भी कहा जाता है। इसमें हम जो है पिस्टन को सिलेंडर में तो चलाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा सिलेंडर के बाहर एक और सिलेंडर बनाया जाता है जो कि हम पिस्टन की क्रैंक शाफ्ट के साथ ही इसकी टाइमिंग इस तरीके से इसे सेट किया जाता है, या हम ये कहें कि इसे इसके स्क्रू गियर के साथ इस तरीके से सेट किया जाता है कि जब यह पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आए तो यह इस पोर्ट को खोल दे। यहां जो ये पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे ये खोल दे, लेकिन जैसे ही ये एग्जॉस्ट स्थिति में आएगा या हम ये कहें कि पिस्टन बीडीसी से वापस टीडीसी की तरफ आए तो यह स्लीव भी क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ चलेगा, ऊपर की तरफ आएगा और इस रास्ते को खोल देगा। तो इस तरीके से इस तरीके के इंजन में स्लीव के क्या किया जाता था, हमारे पिस्टन के साथ ही अप डाउन मूवमेंट में रखा जाता था और यह स्लीव के ऊपर यहां जो जैकेट्स बनी होती थी यह ऊपर आने पर इन पोर्टों को बंद रखती थी और खोलती थी। यह होता था हमारे इंजन की टाइमिंग के माध्यम से। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या होता था, स्लीव ऊपर नीचे चलने के कारण इसमें ज्यादा घर्षण होता था। घर्षण होने के बाद यह दक्षता अनुसार कार्य नहीं कर पाता था क्योंकि हमारी कंप्रेशन के दौरान, पावर के दौरान यह गैसें लीक हो जाती थी। इसीलिए इस तरीके के इंजनों का प्रयोग में लिया जाना आजकल बंद कर दिया गया, या हम ये कहें कि इस तरीके के इंजनों में जो स्लीव वाल्व प्रयोग में लिए जाते थे यह अब पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्रकार की जो कि वाल्व आता है रोटरी वाल्व।
इसे हम इमेजों के माध्यम से ही समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली इमेज आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरो, यह यहाँ पर यह बताने के लिए लगाया गया है कि इसमें पिस्टन जो है यह टीडीसी से बीडीसी की ओर गति कर रहा है, या हम ये कहें कि सक्शन स्ट्रोक है। इस समय यहाँ पर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यह वाल्व है, इसमें दो अलग अलग दिशा में छेद किए जाते हैं, यहाँ हम ये कहें कि इसमें ये रास्ते बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये रास्ता किस तरीके से हमारे जो सिलेंडर है इसके साथ जुड़ा हुआ है, सिलेंडर ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसे किस तरीके से जोड़ा गया है, तो वाल्व को एक शाफ्ट के माध्यम से हमारी कैम शाफ्ट के साथ जोड़ा गया है। कैम शाफ्ट का जो स्क्यू गियर है उसी प्रकार का स्क्यू गियर हम इस तरीके के शाफ्ट के साथ लगाते थे। अब जैसे ही स्क्यू गियर यहां पर घूमना शुरू करेगा तो हमारे इस वाल्व को गोल राउंड में घुमाना शुरू कर दिया जाएगा। तो अब जैसे ही सक्शन स्ट्रोक हुआ और यहां पोर्ट सामने आया तो शुद्ध हवा हमारे सिलेंडर में प्रवेश कर गई। अगले स्ट्रोक में आप देखेंगे कि जैसे ही यहां पर अब पिस्टन ने अपना स्ट्रोक पूरा किया तो यह भी रास्ते को क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब गति करेगा तो यहां पर से हवा बाहर नहीं जा सकती है और सिलेंडर में हवा को क्या कर दिया जाएगा, कंप्रेस कर दिया जाएगा। यहां आप देख रहे हैं कि जैसे ही कंप्रेस की गई हवा को जैसे ही क्या किया जाएगा, फ्यूल के संपर्क में लाया जाएगा, फ्यूल का छिड़काव होगा या फिर हवा या हम कहें कि जो हमारा मिश्रण है उसे स्पार्क द्वारा जलाया जाएगा, तो वहां पर गैसें फैलेंगी, दबाव पिस्टन पर पड़ेगा और पिस्टन पावर लेकर के वापस टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगा। इस समय भी इस पोर्ट को बंद रखा गया है, लेकिन जैसे ही अगला स्ट्रोक आएगा तो आप देख रहे हैं कि यहां पर नीचे वाला रास्ता अभी भी बंद है। क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको यहां बताया था कि एक रास्ता नीचे के साथ जोड़ा गया है, दो रास्ते यहां बनाए गए हैं और एक रास्ता ऊपर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही पिस्टन अब वापस से बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा तो यह जली हुई गैसों को धकेल करके बाहर निकालेगा। तो यहां पर यह जो पोर्ट है या हम कहें कि ये जो वाल्व है यह हमारे एग्जॉस्ट के साथ इस वाल्व का कनेक्शन कर देगा। तो इस तरीके से हमारे सिलेंडर जो हेड है इसका जो संबंध है यह हमारे सिलेंडर के साथ साथ कहां हो जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ हो जाएगा या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जली हुई गैसें यहां से बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसमें जो वाल्व है क्योंकि यह गोल गोल घूम करके क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो गोल गोल खुलने को ही हम बोलते हैं रोटरी मोशन। तो इस तरीके के जो वाल्व होते हैं ये रोटरी वाल्व कहलाते हैं। आज के समय में इन वाल्वों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं घूमने के कारण यह घर्षण हो जाता है इनके अंदर, और घर्षण या हम कहते हैं कि ये घिस जाते हैं, घिसने के कारण इनमें लीकेज की संभावना बनी रहती है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद यह इंजन सही तरीके से दक्षता अनुसार कार्य नहीं कर पाते थे। इसीलिए आज के समय में भी यह इंजन काम में नहीं लिए जा रहे हैं। इसे हम एक और दूसरी इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप इस तरीके का वाल्व देख रहे हैं और हम यहाँ पर पोर्ट देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि हमने इनलेट पोर्ट के साथ यहाँ पर क्या किया, अपने पिस्टन को जोड़ दिया या हम कहें कि सिलेंडर के साथ इस वाल्व को जोड़ दिया। अब जैसे ही पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर गति कर रहा है सक्शन स्ट्रोक में, तो बाहर इनलेट वाला जो हमारा रास्ता है, इनलेट मैनिफोल्ड के साथ इसका कनेक्शन कर दिया गया है इस वाल्व के माध्यम से। तो यहां से शुद्ध हवा सिलेंडर में प्रवेश कर गई। अब इस रास्ते को क्या किया गया, आप देख रहे हैं यहां पर इस वाल्व के द्वारा घूम करके बंद कर दिया गया। तो अब यहां से यह गैसें क्या नहीं हो पाएंगी, बाहर नहीं जा पाएंगी। तो यहां हवा को कंप्रेस किया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये और ज्यादा घूमेगा तो यह हमारे इनलेट पोर्ट को क्या कर देगा, यहां से कवर कर लेगा, लेकिन इस रास्ते को क्या करेगा, आपस में जोड़ देगा। तो जलने के बाद जो गैसें हैं वो है हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट से होती हुई बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से यह अपनी शीट पर जो वाल्व है ये गोल गोल घूम करके क्या करता है, इन पोर्टों को खोलता और बंद करता है, जिसकी वजह से इसमें घर्षण होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि वाल्व को सिलेंडर हेड से किस तरीके से अलग किया जाता है और जब वापस लगाया जाता है तो वाल्व के साथ क्या क्या काम किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं, हम यहां पर वाल्वों को निकालते हैं सबसे पहले।
तो आपने यहाँ पर वाल्व को निकालने का तरीका देखा। तो अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रयोग में लिए गए इस टूल की। यह हमारा वाल्व कंप्रेशर के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से वाल्व को कंप्रेस करके निकाला जाता है। इसमें एक भाग को सुनिश्चित किया जाता है कि यह हमारे इस वाल्व के हेड को सही तरीके से पकड़ा है इसने या नहीं। इस तरीके से इसे लॉक किया जाता है। इसके बाद बाकी का जो काम होता है, यहाँ पर जो आप थ्रेडिंग है इसे आपको क्या करना है, इसे घुमा देना है। इस तरीके से आप जब इसे घुमाएंगे तो घुमाने पर यह हिस्सा आगे आने लगेगा और हमारी जो पिस्टन रिंग रिटर्नर जो स्प्रिंग है और इसके ऊपर लगे हुए कटर लॉक पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा, विपरीत दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से ये आसानी से खुल जाएगा। यह अपने कटर लॉक में कुछ इस तरीके से बैठा हुआ होता है। चलिए इसको हम पूरा फिट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से बैठा होता है। तो इस तरीके से रिटर्निंग स्प्रिंग होती है हमारी वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग। इसके ऊपर वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग रिटर्नर होता है। ये वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग इस तरीके से इसमें बैठ जाती है। अब चूंकि वाल्व को पीछे खींचना है तो ये स्प्रिंग रिटर्न करने में मदद करती है, लेकिन अब इसे अटकाएं कैसे, क्योंकि ये तो खाली है। इसीलिए वहां पर हम कटर पिन का प्रयोग करते हैं। ये जो कटर पिन है इसे हम इस तरीके से इसके स्लॉट में फंसा देते हैं और उसके बाद इसे जब ये बिठाया जाता है तो इस तरीके से ये आसानी से बैठ जाता है। अब आप इसे खींच के नहीं निकाल सकते। अब आपको इसे निकालना है तो निकालने के लिए आपको इसके पीछे से दबाव बनाना पड़ेगा। और किसे धकेलना पड़ेगा, रिटर्नर को। ये जो रिटर्नर है ये हमारी वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग रिटर्नर है। तो इस रिटर्नर पर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा यहां पर यह लॉक बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से यह बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपको इनको खोलना है, वाल्व को बाहर निकाल लेना है सिलेंडर हेड से। तो इस तरीके से आपने वाल्व को सिलेंडर हेड से बाहर निकाल लिया। आगे बाद आपको जो है हेड को सहारा देना है। आप उसके लिए किसी वुडन ब्लॉक को काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर काम में लिया हुआ है वुडन ब्लॉक को। यहां रखने के बाद इसके ऊपर मैंने सिलेंडर हेड को फिक्स कर दिया ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। इसके बाद मैं जो है वाल्व शीट जो है इसे मैं वाल्व फेस के अनुसार क्या करूंगा, यहां पर बना दूंगा ताकि जब ये यहां पर बैठे तो इस तरीके से वहां पर अपनी शीट बना ले। अगर इसके लिए भी हम समझने की कोशिश करें तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ धारियां, जैसे कि हम अगर कहें तो इस तरीके से हमारे हाथ के बीच में जो गैप होता है इस तरीके का गैप हम क्या करते हैं, वाल्व शीट के ऊपर बनाते हैं ताकि जब ये अपनी शीट के ऊपर बैठे तो कुछ जॉइंट इस तरीके से बन जाए कि ऊपर की तरफ वाले हिस्से से जब हवा क्या होगी, कंप्रेस की जाएगी और इस तरीके से क्या होगा, ये राउंड में अपनी शीट पर जब पैक होकर के बैठेगा तो यहां से हवा के लीकेज होने की जो संभावना होती है वो ना के बराबर हो जाती है। तो इसी तरीके की शीट जो होती है हम वाल्व के फेस पर बनाते हैं। तो चलिए हम इसे ग्राइंड करके देखते हैं कि इसे ग्राइंड कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे मुख्य चीज एमरी पेस्ट आपको लेना पड़ेगा। एमरी पेस्ट में दो तरीके के इसमें एमरिया होती है, एक फाइन होती है। आप जब देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा फाइन और कोर्स। कोर्स का मतलब होता है हार्ड। यह स्टार्टिंग में सबसे पहले मतलब उसे जल्दी से आपको क्या करना है, फिनिशिंग देनी है, गहराई तक पहुंचाना है, तो आप उसके लिए कोर्स का प्रयोग में लेंगे पहली बार में। थोड़ी देर चलाने के बाद तकरीबन आपको यह जो है 15 से 10 मिनट के लगभग आपको ये लेपिंग करनी है। इसके बाद आप फाइन का प्रयोग करेंगे। फाइन भी आपको तकरीबन इतना ही चलाना है। तो चलिए बात करते हैं आगे लेपिंग स्टिक की। इसके बाद हमें एक और सबसे महत्वपूर्ण टूल चाहिए होता है लेपिंग स्टिक। लेपिंग स्टिक जो होती है इसमें यह एक स्टिक होती है लेपिंग स्टिक और यहाँ पर एक वैक्यूम कैप होती है। यह वैक्यूम कैप जो होती है हमारे वाल्व को पकड़ने में मदद करती है। इस तरीके से यह वाल्व शीट को क्या करती है, आसानी से पकड़ लेती है। और अगर आपके पास वाल्व शीट को पकड़ने के लिए यहाँ पर क्या नहीं है, लेपिंग स्टिक नहीं है, तो आप देखेंगे कि कई वाल्वों पर इस तरीके से स्लॉट दिया जाता है। तो लेपिंग स्टिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसे लगा करके आप इसकी लेपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्या नहीं है, इस तरीके का लेपिंग स्टिक नहीं है, तो आप वहां पर, क्योंकि इस पे स्लॉट दिए गए हैं, यह हमारे स्क्रू ड्राइवर के लिए दिए जाते हैं ताकि आप स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें एमरी पेस्ट लगा करके स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से भी लेपिंग कर सकते हैं। यह आपको सिंगल सिलेंडर इंजनों पे मिल जाएगा, लेकिन मल्टी सिलेंडर इंजनों पे अधिकतर आपको क्या मिलेगा, वहां पर लेपिंग स्टिक का ही आपको काम में लेना है, जिनके सरफेस आपको एकदम समतल मिले, एकदम सपाट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं लेपिंग।
तरीके से हमने इसमें जो वाल्व लैपिंग है उसके लिए हमने कोर्स और फाइन दोनों तरीके के पेस्ट को काम में लिया है। ये एमरी पेस्ट होता है। इसके बाद हमने जो है, क्योंकि वाल्व मेरे पास पहले से तैयार किया हुआ था, इसे मुझे हल्का सा जो है ग्राइंड करना पड़ा। ठीक है, वाल्व लैपिंग सिर्फ आपको बताने के लिए। अब आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर यह शीट दिखाई देगी। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने पर मिलेगा कि यहाँ पर जो शीट है इसके ऊपर काफी बारीक लाइनें बन गई हैं। तरीके से हमने इसमें जो वाल्व लैपिंग है उसके लिए हमने कोर्स और फाइन दोनों तरीके के पेस्ट को काम में लिया है। ये एमरी पेस्ट होता है। इसके बाद हमने जो है, क्योंकि वाल्व मेरे पास पहले से तैयार किया हुआ था, इसे मुझे हल्का सा जो है ग्राइंड करना पड़ा। ठीक है, वाल्व लैपिंग सिर्फ आपको बताने के लिए। अब आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर यह शीट दिखाई देगी। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे ध्यान से देखते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वाल्व की जो शीट है यह आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ किस तरीके से यह शीट बनी हुई है। यह गोलाई में है। इसी तरीके की जो गोल शीट है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसी तरीके की जो शीट है ये हम हमारी वाल्व शीट के ऊपर भी देखेंगे। इसी तरीके की ये शीट बनाई जाती है। कहाँ पर? हमारे सिलेंडर के ऊपर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यह बारीक लाइनें बनी हुई हैं। इसी तरीके की बारीक लाइनें जो होती हैं हम वाल्व के लिए बनाते हैं। यही वाल्व शीट जो होती है ये तैयार हो जाती है और वाल्व फेस जो होता है इसके ऊपर एकदम सट करके बैठता है। तो इसी तरीके से आपने जो वाल्व लैपिंग की है वो आपकी सही हो गई है। यदि यह इस तरीके से एकदम साफ उभरी हुई लाइनें आपको दिखाई दे, इसका मतलब आपने जो अपने सिलेंडर हेड की वाल्व लैपिंग की है वो एकदम सही है। जब भी हम कभी सिलेंडर हेड को जब खोलते हैं तो उस समय हमेशा आपको क्या करना है, वाल्व लैपिंग के लिए यदि आप खोलते हैं तो आपको स्क्रैपर के माध्यम से इसकी कार्बन को भी इससे मुक्त कर देना है, जिसे डीकार्बोनाइजिंग कहा जाता है कि कार्बन को आपको स्क्रैपर के माध्यम से साफ कर देना है। क्योंकि यह जो हेड है यह पहले से साफ किया हुआ है। आपको बस स्क्रैपर को काम में लेना है और आपको इस तरीके से हेड को क्या कर देना है, क्लीन कर देना है। इसके ऊपर कार्बन जमा नहीं होने देना है। अगर कार्बन इसमें जमा रहेगा तो यह हमारे इंजन के अंदर अनावश्यक रूप से जगह घेरता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे इंजन में कंप्रेशन रेशो पर पड़ता है। वाल्व की बात करें तो देखिए, कुछ इंजनों में जो वाल्व होते हैं यह हमारे जरूरी नहीं कि हर सिलेंडर में सिर्फ 2 ही वाल्व मिले। कई सिलेंडरों में आपको 3 वाल्व भी मिल सकते हैं, 4 वाल्व भी मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो आप इंजन देख रहे हैं इसमें 4 वाल्व काम में लिए गए हैं, जिसे चलाने के लिए हमने एक ही रोकर आर्म का सहारा लिया है। इसमें आप देखेंगे कि कैम लोब एक ही 2 ही है। इसके अंदर रोकर आर्म के ऊपर हमने रोलर दिया हुआ है और यहाँ पर जो रोकर आर्म है इसके 2 मुंह बना दिए हैं जो कि एक साथ वाल्वों को खोलने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से आपको हमारी गाड़ियों में ज़्यादा वाल्व भी मिल सकते हैं, मतलब वहाँ पर 2 एग्जॉस्ट वाल्व तो 2 इनलेट वाल्व। लेकिन अगर कहीं पर क्या है आपको 3 वाल्व मिल रहे हैं तो वहां एक तो क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व होगा जो कि दिखने में आपको साइज में बड़ा होगा, लेकिन 2 वाल्व जो होंगे वो आपके इनलेट वाल्व दिए जाएंगे। इनलेट वाल्व क्योंकि छोटे होंगे लेकिन बड़े हो जाएंगे तो डाया अगर उनका देखा जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप यही सोचेंगे कि आपको स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि छोटा वाल्व जो होता है वह एग्जॉस्ट का होता है और बड़ा वाल्व जो होता है वह इनलेट का होता है। लेकिन यहां पर हम ये कहें कि देखिए, हमें वहां पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारे सिलेंडर में ज्यादा से ज्यादा हवा प्रवेश करे। तो इसीलिए हम वहां पर 2 इनलेट वाल्व दे देते हैं जिनकी साइज हम ये कहें कि यह हमारे एग्जॉस्ट से बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो थोड़ा बड़ा आ जाता है, लेकिन वो एक ही होता है। लेकिन इनलेट वाल्व जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वाल्व रिफ्रेशिंग मशीन की। वाल्व रिफ्रेशर मशीन जो है इसके माध्यम से हम वाल्व फेस को तैयार करते हैं। यह वाल्व फेस जो होता है वाल्व शीट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, क्योंकि यह इंजन निर्माता के द्वारा डिसाइड होता है कि भाई वह इंजन में किस तरीके के वाल्व का प्रयोग कर रहा है। यदि उसके पास 30 डिग्री का वाल्व है प्रयोग कर रहा है, 35 का, 40 का या 45 डिग्री का यह वाल्व प्रयोग ले रहा है, इसका फायदा ये होता है कि हमारे यहाँ 45 से जो 35 डिग्री का कोण वाला वाल्व होता है यह काफी
अच्छा होता है कंप्रेशन गैसों को लीक होने से रोकने में। तो इसीलिए इस डिग्री का जो वाल्व है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। अब यहाँ पर यदि हमारे पास इस वाल्व को आपको ग्राइंड करना है, इस डिग्री को देना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले वाल्व जो हमारी होल्डिंग मशीन है इसके ऊपर वाल्व को लगा करके डिग्री सेट की जाती है, जो भी आपको डिग्री यहाँ रखनी है। इसके बाद ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा इसे चला करके इसके जो फेस है उसे उस डिग्री का अकॉर्डिंग बना लिया जाता है। तो इस तरीके से वाल्व शीट जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम वाल्व फेस को बनाते हैं, और वाल्व के फेस को आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग बनाने के लिए हम वाल्व रिफ्रेशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई वाल्व की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।